जैसे यहाँ रखे हुए थे। ओके, एक में करंट फ्लो कराई, यहां से जैसे ही स्विच ऑन करेंगे इसमें करंट फ्लो होगी। किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होने से उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड विल बी अलोंग द एक्सिस और यहाँ पर इस तरह से होगा। और इस मैग्नेटिक फील्ड की क्वांटिटी वी नो इट इज म्यू नॉट एंड आई, यानी मैग्नेटिक फील्ड किस पर डिपेंड करेगा? आई पर डिपेंड करेगा। जब ये मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो कॉइल नंबर 2 को टच करेगा। नाउ मैग्नेटिक फील्ड टचिंग a coil, when a magnetic field linked with the coil, magnetic flux is generated. तो ये यहाँ टच होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स फाइव B into F, इसमें जो फाई बनेगा अगर हम यहाँ करंट को चेंज करते हैं, करंट को वेरी करते हैं I1 को, तो करंट को वेरी करने से मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड वेरी होगा तो इसके साथ साथ होने वाला फ्लक्स भी वेरी होगा। और अगर फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल वेरी होता है, चेंज होता है, तो इसके दोनों सिरे में एक ईएमएफ जनरेट होगा, d∅dt। ये एक ईएमएफ यहां पर बना कॉइल नंबर 2 के अक्रॉस। फिर से देखिए क्या हुआ। कॉइल नंबर 1 में हमने स्विच ऑन किया, ये स्विच ऑन, जैसे ही स्विच ऑन किया इसकी करंट 0 से बढ़ के आई हो गई। जब इसकी करंट 0 से आई बढ़ती है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड जो कॉइल 1 बना रहा है इसकी वैल्यू भी 0 से बढ़ के V1 तक मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगी। ये वाला मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस बनता है, तो इसमें से बहुत सा मैग्नेटिक फील्ड इसको टच कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं? इट इज गेटिंग लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल। ये इसके साथ लिंक हो रहा है। ओके, जब फ्लक्स एक कॉइल के साथ लिंक, मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ लिंक होता है तो वो क्या बनाता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये यहाँ पर मैग्नेटिक फ्लक्स बना रहा है और फ्लक्स की डेफिनेशन क्या है? B into A, ये एरिया है। ओके, तो यहां पर फ्लक्स बना। अब इस फ्लक्स के दो कंपोनेंट B और A, एरिया तो इसका कांस्टेंट है लेकिन B इसको ये सप्लाई कर रहा है। क्या ये B कांस्टेंट है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि इसका 0 to I करंट चेंज हो रहा है, उसके कारण B चेंज हो रहा है, तो इसका भी B चेंज होगा, तो उसके कारण फ्लक्स भी चेंज होगा। अब जब ये फ्लक्स चेंज होता है तो फैराडेज का लॉ लगता है। फैराडेज का लॉ क्या कहता है? फ्लक्स लिंक टू ए कॉइल चेंज, देन देयर विल बी ईएमएफ इंड्यूस। तो सेकेंड कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस होता है ये, और यहाँ पर हमको एक रीडिंग दिखती है कि यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हुआ और उसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगी। सर्किट कंप्लीट किया तो हम क्या देखते हैं? इसमें करंट फ्लो होती है। अब टोटल रिजल्ट क्या निकला? हमने शुरू क्या किया था? वी हैड गिवन करंट टू कॉइल नंबर 1। रिजल्ट क्या मिला? एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन कॉइल नंबर 2 एंड बिकॉज ऑफ दैट करंट इज फ्लोइंग इन कॉइल नंबर 2। कॉइल नंबर 2 के पास अपना कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इसके मैग्नेटिक फील्ड के कारण इसमें करंट फ्लो हुई। करंट कब फ्लो होती है? जब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। तो ये वाले मैग्नेटिक फील्ड के चेंज ने यहाँ पर क्या बनाया? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके कारण इसमें करंट फ्लो होने लगी। ये जो फिनोमिना है किस किस के बीच में हुआ? दो कॉइल के बीच में हुआ। अगर हम इसको वाइस वर्सा कर दें, यानी बैटरी इसमें लगा दें और गैल्वेनोमीटर इसमें लगा दें और इसमें स्विच ऑन करेंगे, इसकी करंट 0 to I या I to 0 चेंज होगी, तो हम क्या देखेंगे? इसमें करंट आ गई। यानी
ये अगर फ्लक्स को चेंज करता है, अगर इसमें करंट चेंज होती है तो उसके रिजल्ट में इसमें करंट चेंज होगी, अगर हम इसमें करंट चेंज करेंगे तो उसके रिजल्ट में इसमें करंट चेंज होगी। ये जो आपस का रिलेशन है, दिस इज नोन एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो नोट करिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज अ फिनोमेना, म्यूचुअल इंडक्टेंस is a phenomena taking place between two coils placed adjacent to each other, whenever there is a change of current in one coil, an EMF is induced in the second coil, and if circuit is closed, then current flows through it. Okay. ये है म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस को क्वांटिफाई करते हैं कि इन दोनों में म्यूचुअल एक दूसरे से कितना रिलेशन है। कैसे पता लगेगा? इसमें हमने कुछ करंट फ्लो कराई I1, मैग्नेटिक फील्ड बना, मैग्नेटिक फ्लक्स बना, वो फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ। इसके साथ जो फ्लक्स लिंक हुआ उसका नाम हमने रखा Φ2। तो जितनी ज्यादा हम इसमें करंट को बढ़ाते जाते हैं, हम देखते हैं कि उसके साथ लिंक होने वाला फ्लक्स उतना ज्यादा होता है। ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। ये इसके कितना नजदीक रखा हुआ है, कितने एंगल पर रखा हुआ है, और दूसरी चीजों पर भी डिपेंड करता है। इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, इसके नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, दोनों की लेंथ कितनी है, एरिया कितना है, ऐसे बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। तो इसको हमने क्वांटिफाई किया म्यूचुअल इंडक्टेंस। जैसे इसमें करंट इंक्रीज होगी, इसका फ्लक्स change होगा। So the relation we have is phi in the coil number 2. This is proportionate to current in coil number 1. Flux in coil number 2 is proportionate to current in coil number 1, or phi2 is equal to a constant I1. This constant is known as coefficient of mutual inductance. This is coefficient of mutual induction. क्यों? करंट किस में बन रही है? I1 में। फ्लक्स किस में बन रहा है? 2 में। तो किसी में फ्लक्स ज्यादा बनता है, किसी में कम बनता है। जिसमें ज्यादा बनेगा हम बोलेंगे कि इन दोनों के बीच म्यूचुअल इंडक्शन बहुत अच्छा है। और जैसे ये एक कॉइल है, इसमें हमने करंट इंक्रीज की 0 to 5। ये वाली एक दूसरी कॉइल है, इसमें फ्लक्स इसके साथ लिंक हुआ 100। ये एक तीसरा है, इसके साथ फ्लक्स लिंक हुआ 10। ये एक और कॉइल है, इसके साथ फ्लक्स लिंक हुआ 200। तो हमने कितना करंट फ्लो किया? 0 to 5। इसके लिए अलग अलग करंट नहीं बनाएंगे। फर्स्ट कॉइल में हमने करंट कितनी इंक्रीज की? 0 to 5 एम्पियर। लेकिन ऑटोमेटिकली हम क्या देखते हैं कि इसमें कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 10। इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 100। इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक हुआ? 200। तो हम क्या बोलेंगे कि ये वाली कॉइल के साथ इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत अच्छा है।
इसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस मीडियम है, इसके साथ म्यूचुअल इंडक्टेंस बहुत कम है। तो जितना ज्यादा फ्लक्स लिंक होगा उतना उनका आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस अच्छा माना जाएगा। ये होता है म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, इसका कोएफिशिएंट phi2 is mi, therefore m is equal to phi2 upon i1. M is equal to phi2 upon i1. म्यूचुअल इंडक्शन फाई किसमें बना है? सेकेंड कॉइल में, तो इसको हम बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू कॉइल नंबर 1. सो दिस इज M21. सो म्यूचुअल इंडक्शन इज ये आया, इफ I1 is equal to 1 then M is equal to 5. Mutual induction between two coils is the flux linked to second coil when current flowing in first coil one unit. अगर हम फर्स्ट कॉइल में करंट को 1 कर दें तो इस फॉर्मूले में M किसके बराबर हो जाएगा? phi2 के बराबर, फ्लक्स के बराबर। तो म्यूचुअल इंडक्शन किसके बराबर होता है? फ्लक्स के बराबर होता है। कब? जब करंट कितनी हो? 1 एम्पीयर। तो यहाँ हम 1 एम्पीयर फ्लो कराएंगे, जितना फ्लक्स इसके साथ लिंक होगा वही क्या माना जाएगा? म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू। So this is mutual induction between the two. तो हम इसमें करंट को चेंज करते हैं, इसका मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है और उसका फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होने के कारण उसमें EMF बनेगा। ये EMF कितना होगा? d phi2 by dt। अब ये जो d phi2 है ये कितना है? So EMF induced in the second coil, EMF induced in second coil, E2 is equal to d phi2 by dt. E2 is equal to d by dt of phi2, और phi2 किसके बराबर है? phi2 is equal to V1 into A, V1 into A, और V1 किसके बराबर है? म्यू नॉट एन I1. So this we can write as d by dt of म्यू नॉट एन I1. पहली कॉइल में अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर पर यूनिट लेंथ N1 है तो इसको हम चाहें तो N1 भी लिख सकते हैं। इसमें N1 और ये N2। ओके, ये बना। अब इसमें म्यू नॉट और N1 ये दोनों कांस्टेंट हैं। म्यू नॉट N1। ओके, फिर से थोड़ा सा इसको करेक्शन करते हैं। d phi by dt, और इसको अभी मैग्नेटिक फील्ड से न लेके हम इस फॉर्मूला से लेते हैं, क्योंकि हम M को इन्वॉल्व करना चाहते हैं। M को इन्वॉल्व करना है
तो phi2 की जगह हम लेते हैं m into I1. So this will be E2 is equal to minus d by dt of m into I1. So E2 is equal to minus m, this is a constant, d by dt of I1. EMF induced in the second coil is equal to mutual inductance, rate of change of current in the first coil. If di1 by dt is equal to 1 ampere per second, then m is equal to E2. Mutual inductance is equal to EMF induced in the second coil. di by dt क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट. उसका 1 होने का क्या मतलब है? हर 1 सेकेंड में 1 एम्पियर या तो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, चेंज हो रही है. ओके, इसके बेसिस पर हमने म्यूचुअल इंडक्शन M को डिफाइन किया. वो डेफिनेशन लिखिए. Mutual induction between two coils is coefficient of mutual induction between two coils is EMF induced in the second coil, EMF induced in the second coil when rate of change of current, when rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second. When rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second. Mutual induction, coefficient of mutual induction between a pair of coils is coefficient of mutual induction between pair of coils is equal to EMF induced in the second coil when the rate of change of current in the first coil is 1 ampere per second. ठीक है? तो ये डेफिनेशन किसकी बन गई? म्यूचुअल इंडक्शन. Negative sign indicates that the EMF induced will always oppose the rise of current. Say, जो self induction है. Okay. So this is mutual induction. Now we will do a small derivation to find out coefficient of mutual induction between two coils. दूसरे को टच होता है, उसमें कुछ भी लॉसेस नहीं होते. लॉसेस किस तरह से हो सकते हैं? देखिए, यहां से जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती हैं, इसमें हम देख रहे हैं कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बाहर चली गई और कुछ इसके साथ लिंक हो. तो 100% फ्लक्स इसके साथ लिंक नहीं हुआ. ओके,
अगर हमने यहाँ पर फ्लक्स 100% बनाया है तो यहाँ पर हो सकता है 75%, जिसके साथ लिंक हुआ। दूसरा केस देखिए, ये अभी फिर से हमने 100 बनाया और दूसरी कॉइल हमने ऐसी रखी। इस कॉइल के टर्न्स ऐसे हैं, इस तरह से, इस प्लेन में। अगर इसके टर्न्स ऐसे हैं और इसका बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये, तो इसके साथ लिंकेज कितना है? 0। दिख रहा है? So if this is at right angle, then flux linked is 0. सेम दोनों की लंबाई है, ओरिएंटेशन हमने ऐसा कर दिया तो फ्लक्स लिंकेज कितना हो गया? 0। तीसरे केस में देखिए, अब इसमें बन रहा है 100। हमने इसके ऊपर एक दूसरी कॉइल लपेट दी और इसके ऊपर यहां पर एक कॉइल लपेट दी इस तरह से। अब अंदर वाली कॉइल में फ्लक्स बना है 100। ऊपर वाली कॉइल के साथ कितना लिंकेज हुआ? यस, 100% ऑलमोस्ट। तो 100। अब हम क्या देखते हैं कि ये जो दोनों कॉइल है, कॉइल सेम है, इसका ओरिएंटेशन ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, तो फ्लक्स लिंकेज अलग अलग हो जाता है। ये जो चीज हम करते हैं, इसमें हम देखते हैं फ्लक्स लिंकेज 100/100 है, 1। इसमें कितना है? 0/100, 0। इसमें क्या है? 0 और 1 के बीच में। ये वाला जो रेशियो होता है, इस रेशियो को कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, यानी एक का फ्लक्स दूसरे के साथ जोड़ता है, कपल होता है, और उसका कोएफिशिएंट। ये कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग की दिस वेरीज फ्रॉम 0 to 1 and this depends upon orientation. Orientation of the two coils. ठीक है? So ये एक फिनोमिना है और ये कभी कभी पूछा भी जाता है व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, या इसका डायग्राम देके पूछा जाता है किस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग ज्यादा है, किस केस में कम। तो आपको याद रखना है, इस केस में कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग मैक्सिमम है, इस केस में 0, और इसमें इन बिटवीन है। जितना नजदीक आएगा उतना परसेंटेज बढ़ता जाएगा, दोनों एक ही में आ जाएंगे, 100% हो जाएंगे। ओके? अब हमने कोई पर्टिकुलर केस लिया, फिर से हम अपनी डेरिवेशन पर आते हैं। डेरिवेशन फॉर वैल्यू ऑफ m। There are two coils of same turns of same length एक दूसरे पर ही दोनों को लपेटा गया है, तो कपलिंग कितनी हो जाएगी इसमें? 100%, 1। ओके, फर्स्ट कॉइल inside has
number of turns per unit length N1, area of cross section A1, same length L, लेंथ दोनों की L है। The second coil has larger area A2, number of turns per unit length is N2, length same L, and they are bound on each other। ये हम पहले लिख चुके हैं। एक ही एक्सिस पर ये दोनों बनाई गई हैं। एरिया है A1, नंबर ऑफ टर्न्स है N1, इसमें हमने बैटरी लगाई और स्विच लगाया। इसके ऊपर हमने एक और कॉइल वाइंड कर दी, उसका एरिया इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेंथ उतनी ही है, नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा हो सकते हैं। ये इसका एरिया है A2 और इसकी नंबर डेंसिटी है N2। ओके, फर्स्ट कॉइल जो अंदर है उसमें हमने करंट फ्लो कराई I1। करंट थ्रू फर्स्ट कॉइल is made I1। Then magnetic field produced by first coil, magnetic field produced by first coil B1 is equal to mu naught N1 I1, mu naught N1 I1। This field links with each coil of each turn of second coil, making flux। मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल के साथ टच होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स बनता है। ये मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? V into A। तो ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, ये मैग्नेटिक फ्लक्स एक टर्न में
ईच टर्म, एक टर्म में कितना बनेगा? तो आंसर है दिस विल बी मैग्नेटिक फील्ड V1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया। अब यहां पर सबको ध्यान देना है कि लिंकेज वाला एरिया कितना है, A1 की A2। मैग्नेटिक फील्ड कौन बना रहा है? कॉइल नंबर 1। ये है कॉइल नंबर 1 और ये इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनाया। ये और ये फील्ड सेकेंड कॉइल के साथ लिंक हो गया क्योंकि उसके अंदर है। कितने एरिया में लिंक हुआ? A1 की A2। कौन सी कॉइल के साथ लिंक हो रहा है? ओके, इसको इस तरह से समझिए, इसको इधर से देखेंगे। ये एरिया है A1 और ये पूरे का एरिया है A2। A1 ने मैग्नेटिक फील्ड बनाया, ये B1। तो A2 के साथ, कॉइल नंबर 2 के साथ कितने एरिया में मैग्नेटिक फील्ड लिंक हुआ? A1 एरिया में लिंक हुआ, बाकी एरिया कैसा पड़ा है? खाली। समझ आया? तो A2 का जितना भी बड़ा हो, कॉइल 2 का एरिया A2 बड़ा हो या छोटा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बनने वाला मैग्नेटिक फील्ड कितने एरिया में है? A1। इसलिए फ्लक्स के लिए मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाय एरिया करना है, तो कौन सा एरिया हम लेंगे? A1, क्योंकि इसके बाहर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इसने इसके अंदर ही बनाया है। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉइल 1 या कॉइल 2 के लिए? तो आंसर है कॉइल 2 के लिए। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? कॉइल 2 के लिए। लेकिन एरिया किसका ले रहे हैं? कॉइल 1 का, क्योंकि कॉइल 2 के लायक मैग्नेटिक फील्ड बना ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड किसके लायक बना है? सिर्फ एरिया 1 में बना है। ये बात समझ में आई? अच्छा, तो कौन सा एरिया लिया हमने? एरिया 1। अब थोड़ा आगे की बात अभी मैं बता रहा हूं। अगर हम इसमें करंट फ्लो कराएं, कॉइल 2 में हम करंट फ्लो कराएंगे, तो ये इतना बड़ा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B2, और इसके अंदर ये वाला एरिया है A1, ये B2 सब तरफ फैला हुआ है। तो फर्स्ट कॉइल के साथ जब हमको फ्लक्स लिंक कैलकुलेट करना है तो B इंटू A लेना है। कौन सा A लेंगे? फ्लक्स 1। फ्लक्स 2 अभी आपने बताया मेरे को, क्या लेंगे हम? ठीक है। अब फ्लक्स 1 बताइए। B2 मल्टीप्लाइड बाय A1 की A2। A1, क्योंकि हम फ्लक्स किसके साथ कैलकुलेट कर रहे हैं? सर्कल नंबर 1 के साथ। तो सर्कल नंबर 1 के बाहर का फ्लक्स नहीं लेना। सर्कल नंबर 1 के बाहर भी बन रहा होगा, पर हमको नहीं लेना है, क्योंकि फ्लक्स कौन बनाता है? द मैग्नेटिक फील्ड विच इज लिंक्ड विद द कॉइल। एंड हियर इज द कॉइल ऑफ एरिया A1 और मैग्नेटिक फील्ड कितना है? B। तो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ कितना होगा? B2 मल्टीप्लाइड बाय A1। तो बाहर वाले का फ्लक्स लिंक कैलकुलेट करते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं? A1। अंदर वाले का फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, एरिया कौन सा लेते हैं? A1। दोनों केसेस में A1। तो हमको क्या नियम याद हो गया कि जो छोटा एरिया हो वो लेना। अगर छोटा एरिया बनाता ही A1 है तो बड़े के साथ कितना लिंकेज होगा? A1। बड़ा वाला जितना मर्जी बनाता रहे, छोटे वाले की कैपेसिटी कितनी है? A1। तो इसीलिए उसका एरिया लिंकेज का कितना होगा? A1। तो दोनों केसेस में लिंकेज का एरिया कितना लेना है? A1, जो कि छोटा है।
समझ में आ गई बात? वही चीज आपने कैपेसिटर में देखी है। ये कैपेसिटर की दो प्लेट है, इसका एरिया है A1, इसका एरिया है A2 और हमारा फॉर्मूला है कैपेसिटेंस का एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये डिस्टेंस है D। अब बताइए ये वाले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस में A को कौन सा लेना, A1 की A2? A2 लेना है। क्यों A2 लेना है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इतने एरिया में ही बनता है। ये A2 एरिया में बनता है। ये प्लेट जितनी भी बड़ी होगी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसलिए याद रखिए ये कैपेसिटर के लिए और ये इंडक्टर के लिए। तो जो छोटा एरिया होगा वही हम लेंगे फ्लक्स के लिए। ओके, तो इसके अनुसार यहां तक this field links with each turn of the second coil, making flux phi is equal to V1 into A1. A1 is only area with magnetic field. Therefore, total flux phi. Total flux linked with the second coil. टोटल फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल कितना होगा? अगर ये एक टर्न के साथ है तो दो टर्न के साथ 2 से मल्टीप्लाई, 3 टर्न के साथ 3 से मल्टीप्लाई, और कुल कितनी टर्न्स है उसकी? सो दिस इज इक्वल टू V1 A1 मल्टीप्लाइड बाय N2 इंटू L। Total turns N2 is equal to total turns क्या है? कैपिटल N, L लेंथ है और स्मॉल n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। So N2 is equal to N2L। ये आ गया फ्लक्स लिंक विद सेकंड। ओके, अब इसमें हम V1 की वैल्यू रख देते हैं। ये V1 यहां से इसकी वैल्यू ले आए। दिस इज म्यू नॉट N1 I1 A1 N2 L। दिस इज टोटल फ्लक्स लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल। Now mutual inductance. Mutual inductance M is equal to phi2 divided by I1। ये हम लोग पहले ही डिसाइड कर चुके हैं कि ये डेफिनेशन कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस की है। तो phi2 की वैल्यू ये रही। दिस इज म्यू नॉट N1 N2 N1 N2 I1 A1 into L divided by I1। अब इसमें I1 कैंसिल हो जाएगा and what we get is mu naught N1 N2 A1 multiplied by L। This is our expression for mutual inductance। ये वाला जो mutual inductance है इसको हम नाम दे सकते हैं M21। क्यों? EMF किस में इंड्यूस हुआ? 2 में। उसका रीजन कौन है? 1। So this is mutual inductance of second coil with first coil। इसी तरह से हम निकाल सकते हैं mutual inductance of first coil with second coil। इसे जब निकालेंगे
ये सबने नोट कर लिया ना। मैग्नेटिक एंड ये था कैलकुलेशन ऑफ M21। अब हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ M12। Calculation of M12। अब देखेंगे कि M12 और M21 दोनों की वैल्यू सेम आती है, क्योंकि दोनों में हमने एरिया A1 लिया है, दोनों में N1 N2 आता है और दोनों की लेंथ हमने बराबर ली। अगर लेंथ छोटी या बड़ी होगी तो क्या होगा? कौन सी लेंथ ली जाएगी? हाँ, पहले हम रूल बना चुके हैं, जो कॉमन है वो लिया जाएगा। तो छोटी और बड़ी लेंथ में कॉमन लेंथ कौन सी होगी? छोटी, इसलिए उस समय छोटी लेंथ ली जाएगी। इट्स अ वेरी रेयर क्वेश्चन, बहुत कम पूछा जाता है, पर जनरली थंब रूल क्या है, जब दो चीजें ऐसी अनइवन हो तो कौन सा लिया जाता है? जो कॉमन होता है, और कॉमन कौन सा है? जो छोटा होता है।
Okay. So this M12 and M21 both are mutual induction and this is the expression for mutual induction. इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन L, क्योंकि N1 किसके बराबर होता है? कैपिटल N अपॉन L, ये भी कैपिटल N2 अपॉन L और एक L कैंसिल हो गया। तो ये किसके टर्म्स में है? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और ये किसके टर्म्स में है? टर्म डेंसिटी, दैट इज टर्म्स पर यूनिट लेंथ। ओके, सो दिस इज म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्टेंस किस काम में आता है? नोट करिए, द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज यूज्ड द फिनोमिना ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज यूज्ड इन ट्रांसफॉर्मर्स। तो जब हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ेंगे तो वहां पर हम यूज करेंगे कि एक कॉइल में हम करंट को वेरी करते हैं तो दूसरी करंट में हमको ईएमएफ मिलता है, दैट इज बाय द हेल्प ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। एडी करंट का फिनोमेना समझिए, इट इज ए स्मॉल फिनोमेना बट वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम लोगों ने इंडक्टेंस में पढ़ा है, इफ देयर इज ए कॉइल and magnetic flux linked to that coil change, then a current flow in the coil and EMF is induced, and because of that EMF there is a current flowing in the coil. अब coil की जगह हमने एक solid कंडक्टर का पीस लिया, ये एक solid कंडक्टर का पीस है, coil नहीं है। यहाँ पर एक मैग्नेट, ये मैग्नेट इस तरह से मूव किया v वेलोसिटी से। जब इस तरह से v वेलोसिटी से मूव करते हैं तो इस कंडक्टर में कुछ होगा या नहीं होगा? तो इसका आंसर है फ्लक्स लिंक टू द कंडक्टर इज चेंजिंग। फ्लक्स लिंक टू द कंडक्टर इज चेंजिंग। और हमारा एक पुराना नियम क्या है? एनी सिस्टम वांट्स टू अपोज द चेंज। अब ये उस फ्लक्स के चेंज को अपोज करना चाहता है, कैसे अपोज करेगा? तो आंसर है कि जो मैग्नेटिक पोल उसकी तरफ आ रहा है, नॉर्थ पोल, ये भी यहाँ क्या बनाना चाहेगा? सामने नॉर्थ पोल बनाएगा। नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे निकालना चाहता है तो इसको एक करंट चाहिए। कैसी करंट चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए, पर ये तो कॉइल नहीं है। ये कॉइल नहीं है तो करंट कैसे फ्लो कराएगा? ये तो पूरा एक मेटल है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, फ्री चार्जेस को दौड़ा देता है, वैसे ही ग्राउंड में दौड़ा देता है कि गोल गोल दौड़ो। तो इसके इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे दौड़ना शुरू कर देते हैं। अगर ये ऐसे दौड़ेंगे तो करंट ऐसे मानी जाएगी। अगर ये ऐसे करंट फ्लो हुई तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना और उस मैग्नेटिक फील्ड ने इसका अपोजिशन किया, ऐसे दौड़ा देता। अगर इस करंट से मैग्नेटिक फील्ड पूरा नहीं बना तो ये और चार्जेस को ड्यूटी पे लगा के एक लाइन और बनवा देता है, ये और एक लाइन और एक लाइन। इसके सब इलेक्ट्रॉन ऐसे दौड़ने शुरू कर देते। अब ये क्या बन गया? करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल। अगर ये करंट फ्लोइंग इन ए कॉइल है तो ये क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड इसको अपोज करेगा। अब ये एक कॉइल नहीं है जिसमें करंट फ्लो हो रहा हो, ये तो पूरा एक मेटल है। उस मेटल के अंदर
ये हमको करंट दिखती है। हिंदी में क्या कहते हैं? धारा। बहुत एक तालाब है, झील है, उसमें या नहर है, उसमें पानी भरा हुआ है और एक जगह पर हम देखते पानी ऐसे गोल गोल घूम रहा है, उसको क्या कहते हैं? गोल गोल घूमते हुए नीचे ले जाता है। किसी को नहीं मालूम है क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? नहीं आ रहा। ओके, हिंदी में भंवर कहते हैं उसको और इंग्लिश में एडी। इंग्लिश में उसको कहते हैं एडी। इसलिए इस करंट का नाम क्या है? एडी करंट। ठीक है, पूरे में चार्जेस भरे हुए हैं, फैले हुए हैं और बीच के कुछ चार्जेस ऐसे घूमते भंवर जैसे बनाते हैं। सो दिस इज एडी करंट। ये एडी करंट के पास क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? तो आंसर है जो बाकी सब करंट के पास होती है वही इसके पास होती है। कौन सी कैरेक्टरिस्टिक? जब भी करंट मूव करती है तो हीट प्रोड्यूस करती है, I स्क्वायर R। ये भी हीट प्रोड्यूस करती है, I स्क्वायर R। जब भी करंट मूव करती है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाती है कॉइल में, μ0I/2R। ये भी बनाती है μ0I/2R। ठीक है, इसलिए करंट वही है। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन वही है। करंट किससे बनती है? चार्जेस के मूव होने से, और चार्जेस ही इसमें मूव हो रहे हैं। हाँ, रीजन अलग अलग हो सकता है। इसका रीजन क्या है? इसमें हमने बैटरी नहीं लगाई है, जनरेटर नहीं लगाया है, तो क्यों करंट बनी? तो आंसर है जिस रीजन से सेल्फ इंडक्टेंस में बनती है, यानी इसके साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज होगा। तो फ्लक्स लिंक चेंज होता है तो उसके कारण करंट बनती है। अब करंट की डायरेक्शन कौन सी होगी? तो हमने लेंजेस लॉ लगा दिया। लेंजेस लॉ क्या कहता है कि करंट की वो डायरेक्शन होगी जो कि अपोज करेगी। किसको अपोज करेगी? फ्लक्स के चेंज। किसको अपोज करेगी? फ्लक्स का चेंज। अच्छा, फ्लक्स का चेंज क्यों होगा? कोई ना कोई ऐसा सोर्स है, इस बात को ध्यान दीजिए, कोई ना कोई ऐसा सोर्स है जिसके मोशन के कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे किसके मोशन के कारण हो रहा है? मैग्नेट के मोशन के कारण। तो अगर इसने फ्लक्स को चेंज करना है तो मतलब उस मैग्नेट के मोशन को चेंज अपोज करना है, मैग्नेट के मोशन को अपोज करना है। तो इन दोनों में टग ऑफ वॉर होता है। मैग्नेट इधर आता है तो ये जो करंट फ्लो होती है ये इसको रोकना चाहती है। ठीक है, तो दो चीजें जब एक दूसरे की तरफ आती हैं और रिपेल करती हैं तो एक न एक की स्पीड कम हो जाएगी। यहाँ पे मैग्नेट चल रहा है, मैग्नेट की स्पीड कम हो जाएगी। इस तरह से एडी करंट क्या करती हैं? एडी करंट मोशन को स्लो कर सकती हैं। कौन से मोशन को? जो कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर रहा है, उस मोशन को वो स्लो करती है। सो दिस इज एडी करंट। तो एडी करंट किस में पैदा होती है? एनी मैटर। ठीक है, उसके लिए कॉइल होना जरूरी नहीं है। तो करती क्या है ये? इट अपोजेस द चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और इसके पास कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है जो बाकी करंट के पास होती है? दैट इज हीटिंग इफेक्ट। ये भी इसके पास है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, ये सब। अच्छा, मैग्नेट, ये जो करंट फ्लो होती है इसको थोड़ा और बारीकी से देखेंगे। अगर इसमें एक करंट फ्लो होनी है तो वो करंट ऐसे किनारे किनारे फ्लो हो, ये सबसे बड़ा एरिया लेगी। अगर ये करंट कम पड़ती है तो दूसरी करंट इसके अंदर आएगी, तीसरी करंट फिर अंदर आएगी, चौथी फिर अंदर, पांचवी। पहली करंट कहां बनी? बाहर वाली, ये ध्यान रखिएगा। अब अगर हमने इसका रास्ता काट के ये हमने मेटल बना दिया ऐसा और इसके सामने मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज किया तो करंट का रास्ता बताइए, एडी करंट कैसे बनेगी? तो आंसर है एडी करंट ऐसे ऐसे ऐसे
ये एडी करंट का रास्ता, क्योंकि पहली एडी करंट कहां कहां बनती है, किनारे में। इसके बाद जो दूसरी बनेगी इसके अंदर, तीसरी और उसके अंदर, चौथी और उसके अंदर। समझ में आया? तो इस तरह से एडी करंट किनारे किनारे से ऐसे जाएगी, ऐसे एडीज इसकी बनती है। उसका रीजन आप कुछ भी सोच सकते हैं, चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो इसलिए अगर उनको ऐसे चलने को रास्ता मिलेगा तो नजदीक चलेंगे कि दूर दूर चलेंगे? दूर दूर चलेंगे, तो इसलिए बड़े रास्ते से चलेंगे। अच्छा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फॉर्मूला है, मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले से उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, तो ये एडी करंट को लेके बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और इसके जो क्वेश्चन आंसर आते हैं उन्हीं एक्सपेरिमेंट के एग्जाम्पल पर ही पूछे जाते हैं कि हमारे नेचर में ऐसा ऐसा क्यों होता है, या एडी करंट के क्या क्या यूज होते हैं। तो अगर हम एक पेंडुलम को ऐसे ऑसिलेट करवा रहे हैं और ये मेटल का पेंडुलम है, ऐसे ऑसिलेट होता है और इसको टाइम लगता है, मान लीजिए ऐसे ऐसे जाने में 2 सेकेंड। अब यहां पर हमने एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इधर नॉर्थ पोल रखा, इधर पीछे से साउथ पोल रखा, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। अब हम क्या देखते हैं कि इसका ये जो टाइम पीरियड है 2 सेकेंड, ये बढ़ के हो गया 4 सेकेंड, अगली बार ये हो गया 6 सेकेंड और उसके बाद ये रुक गया। ऐसा क्यों हुआ? तो इसका आंसर समझिए। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर हमने सामने एक रखा और इधर पीछे एक मैग्नेट रखा, तो बीच में मैग्नेटिक फील्ड बन गया, यहां मैग्नेटिक फील्ड बना। ये वाला जब इसमें एंटर करता है उस समय के बारे में सोचिए। अभी इसके ऊपर मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है? 0। जब ये यहां पहुंचेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स B into A होगा। देयर इज ए चेंज इन द फ्लक्स एंड ये जो मेटल है, ये मेटल, इस मेटल में एडी करंट्स पैदा हो जाएंगे क्योंकि फ्लक्स चेंज हुआ। ये एडी करंट किसको अपोज करती है? उस मोशन को जिसके कारण फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहां पर यह बिना फ्लक्स का था, यहां फ्लक्स आ रहा है। किस मोशन के कारण फ्लक्स चेंज हुआ? पेंडुलम के मोशन के कारण। तो ये किसको अपोज करेंगी? पेंडुलम के मोशन, इसलिए पेंडुलम स्लो हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, फिर भी अपने एंटी साइन थीटा के कारण ये इसमें एंटर कर गया। अब जब ये पेंडुलम यहां से निकलेगा तो यहां पर इसके पास पूरा फ्लक्स है और जब निकलता है तो फ्लक्स कितना हो जाता है? 0। अगेन देयर इज ए चेंज और फिर चेंज होगा तो मेटल को पसंद नहीं है, इसलिए क्या होगा? उसमें फिर से एडी करंट्स बनेगी। अब वो एडी करंट क्या चाहेंगी कि बाहर मत निकले, बाहर नहीं निकले तो उसके मोशन को वो और स्लो कर देती, मोशन को अपोज करती है क्योंकि मोशन ही बाहर निकालता। इस तरह से ये फिर से स्लो हो गया। तो जो पहले 2 सेकेंड का टाइम था, फिर कितना हो गया? 4 सेकेंड, फिर कितना हुआ? 6 सेकेंड और अगली बार रुक गया। ये जो फिनोमिना है ऑसिलेशन को स्लो कर देना, दिस इज नोन एज व्हाट? डैम्पिंग। ये आपने पढ़ा हुआ है। तो ऑसिलेशन को स्लो करना क्या होता है? डैम्पिंग। तो पहली बार इतनी दूर से आया, दूसरी बार सिर्फ इतनी दूर, तीसरी बार इतनी दूर और फिर खड़ा हो जाएगा। इसी फिनोमेना को लेके हम इसको यूज करते हैं। इसका हमने एक यूज बनाया गैल्वेनोमीटर में। गैल्वेनोमीटर में आपने पढ़ा है कि एक कॉइल हम लेते हैं, मैग्नेट के बीच में है, उसको करंट देते हैं, उसमें टॉर्क बनता है और टॉर्क के कारण वो कॉइल ऐसे घूमता है। जब वो कॉइल जो कि नीचे ऐसा लगा हुआ है और यहाँ कॉइल बना हुआ है, यहाँ इंडिकेटर है, ये कॉइल ऐसा घूमता है, इसको घूमना है 30 डिग्री, ये ऐसा 30 पर पहुंचा। 0 से 30 इसके पास स्पीड आ गई,
जब इसके पास स्पीड आ गई तो इनर्शिया ऑफ मोशन आ गया, तो ये 30 पे रुकता नहीं, पार करके 60 पे चला जाता है। फ्रिक्शन को बहुत ही कम दिया है, फ्रिक्शन को मिनिमाइज किया है, तो ये 30 को पार करके 40, 50, 60 चला जाता है। तो उल्टा टॉर्क बनना शुरू होता है, उल्टा टॉर्क बनता है तो वापस आता है और 30 को फिर क्रॉस करते करते 0 तक आएगा। फिर ये जाता है 59, फिर वापस आता है 10, फिर जाता है 45, फिर आता है 15, ऐसा ऐसा करता है और हम खड़े रहते हैं कि रुकेगा तो रीडिंग लिखेंगे, ठीक है। तो हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। हम चाहते हैं कि जल्दी रुक जाए, तो जल्दी रुकने का क्या तरीका है, एडी करंट्स पैदा करें। तो हम क्या करते हैं, गैल्वेनोमीटर के अंदर मेटल की एक प्लेट लगाते हैं। उस मेटल की प्लेट में जैसे ही गैल्वेनोमीटर ऐसे गया और ऐसे आया, उस मैग्नेट के अंदर क्या पैदा होती है, एडी करंट्स, और वो उसके मोशन को स्लो कर देती। वो ऐसे गया, ऐसे आया, खड़ा। अगर एक बार ऐसे जाके ऐसे आके खड़ा हो गया तो वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट नहीं किया। ऑसिलेशन के लिए इधर जाना, फिर इधर जाना, फिर इधर जाना, इसके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, बीट्स। पुलिस वाले लोग लेफ्ट राइट करते हैं, दैट इज बीट्स। तो इसकी बीट को खत्म कर देता है ये वाला इफेक्ट। सो ऐसे जो गैल्वेनोमीटर होते हैं, दोज आर नोन एज डेड बीट गैल्वेनोमीटर। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में क्या होगा, ऑसिलेशन नहीं होंगे, एक बार जाएगा हल्का सा, एक बार वापस आएगा, खड़ा हो जाएगा। तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर में हम किस फिनोमिना को यूज करते हैं, एडी करंट के फिनोमिना को यूज करते हैं, ठीक है। इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा, विच फिनोमिना इज यूज्ड टू क्रिएट डेड बीट गैल्वेनोमीटर्स, ठीक है। तो आप क्या आंसर देंगे, एडी करंट is the phenomena which is used to make galvanometer। अच्छा, इसी का उल्टा क्वेश्चन सुनिए, name one use of eddy current। आंसर, to manufacture dead beat galvanometer। समझ आया, एडी करंट पूछेंगे तो डेड बीट गैल्वेनोमीटर, डेड बीट गैल्वेनोमीटर पूछेंगे तो एडी करंट, ये फिनोमिना है। सो दिस इज वन यूज। इसी तरह से हम कोई भी मोशन स्लो कर सकते हैं, जैसे रेलवे के ट्रैक पर डब्बे चल रहे हैं, उसके व्हील घूम रहे हैं, उन व्हील्स को हमने रोकना है ब्रेक लगाने में, तो उसके आसपास हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाकर रखते हैं और उसमें इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट भेजते हैं उसमें एक फ्लक्स पैदा होता है। अब जो प्लेट हमने एक लगाई है, यहाँ पर व्हील है, व्हील के साथ जो शैफ्ट है, शैफ्ट के साथ ये प्लेट लगी है, यहाँ हमने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर दिया, इलेक्ट्रिक करंट होगा, तो ये ऐसा घूमेगी उसमें। ये प्लेट जब ऐसा घूमेगी तो फ्लक्स लिंक विद द प्लेट विल चेंज, उसके कारण इसमें क्या पैदा होगा, एडी करंट। अगर इसमें एडी करंट पैदा होगी तो एडी करंट क्या करती है, इट अपोजेस द मोशन ड्यू टू विच देयर इज ए चेंज इन फ्लक्स। तो ये अपने घूमने को रिटार्ड करती है, स्लो कर देती है, और उससे चक्का स्लो होता है, ब्रेक लग जाती है, रुक जाती है। इसमें आप देखेंगे ब्रेक शूज नहीं होते, जरूरत नहीं पड़ी ब्रेक शूज, किसी भी तरह के फ्रिक्शन की जरूरत नहीं पड़ी। दूर दूर दो मैग्नेट लगे हुए और बीच में एक ऐसे लोहे की प्लेट घूम रही है फ्रीली, ये दो लोहे के बीच, जैसे ही हमने करंट चालू की ये दोनों क्या बन गए, मैग्नेट, मैग्नेटिक फील्ड बना, इसके साथ फ्लक्स लिंक हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, एडी करंट पैदा हुई, एडी करंट ने अपोज किया, अपने ही मोशन को स्लो किया, चक्के रुक गए। दिस इज नोन एज इलेक्ट्रिक ब्रेक। तो इलेक्ट्रिक ब्रेक में कौन सा फिनोमिना यूज हुआ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे
ऐसे चेंज हुई। ये हमने इसमें प्लेट लगाई, प्लेट लगाई और यहाँ पर मैग्नेट लगाया। ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब ये प्लेट इस मैग्नेटिक फील्ड के सामने ऐसी है तो फ्लक्स लिंक कितना है, P इंटू ए टोटल एरिया। और जब ये ऐसी हो गई तो 0, फिर ऐसी हो गई तो फुल, फिर ऐसी हो गई तो 0। सो देयर इज ए चेंज ऑफ फ्लक्स इन दिस प्लेट। इसलिए इसमें चालू हो जाएगा। तो दिस इज एडी करंट। थर्ड हम लोग लेते हैं इंडक्शन फर्नेस। ओके, इंडक्शन फर्नेस में एडी करंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारे पास बहुत सारा स्क्रैप है, लोहे का, दूसरे मेटल का स्क्रैप, उसको फिर से मेटल में कन्वर्ट करना है। अगर मेटल में कन्वर्ट करना है तो हम उसको मेल्ट करना चाहते हैं। मेल्ट करने के लिए उसको गर्म करना पड़ेगा और बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। उतना गर्म करने के लिए हमको बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारे पास कोई सोर्स नहीं होता। वो हमारे जो सोर्स हैं, जैसे गैस, ऑक्सीएसिटिलीन गैस, आर्क वेल्डिंग, ये सब के टेम्परेचर से और ज्यादा टेम्परेचर हमको चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक स्क्रैप को एक मिट्टी के बर्तन में डाल देते हैं। अर्दन पॉट, यहाँ पर ये मेटल स्क्रैप है। यहाँ हमने एसी करंट लगा दी। एसी करंट क्या करती है, एक बार एक तरफ प्लस बनाती है, फिर उस तरफ माइनस बनाती है। तो एक बार ये नॉर्थ बनता है, ये साउथ, तो दूसरी बार ये साउथ और ये नॉर्थ। जब ये नॉर्थ और साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा। जब ये नॉर्थ और ये साउथ है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगा, और ये लगातार चेंज होता रहता है। सो द फ्लक्स linked to this metal keeps on changing। अगर ये फ्लक्स चेंज होता है तो उसको अपोज करने के लिए इस फ्लक्स में कौन पैदा होता है, एडी करंट। ठीक है, ये जो एडी करंट पैदा होती है तो इस फ्लक्स में यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां करंट फ्लो होती है। तो इसके पास रेजिस्टेंस भी है।
कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस तो हर मेटल में होता है, तो इसके पास काफी रेसिस्टेंस होता है। वैसे भी लोहे में बहुत रेसिस्टेंस होता है। इस रेसिस्टेंस के कारण यहाँ पर हीट जनरेट होती है। कितनी? I²R। ये हीट जनरेट हुई। इस हीट का सोर्स कौन है? एडी करंट। एडी करंट किसके कारण बनती है? इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण बनती है। तो किसी एक्सटर्नल सोर्स ने ये हीट पैदा नहीं की, इसके अपने ही इलेक्ट्रॉन्स ने घूम के इसमें ये हीट पैदा की। ओके, उस हीट के कारण इसका टेम्परेचर राइज होते जाता है। ये गर्म होते जाएगा। अच्छा, इसका टेम्परेचर राइज होते जाएगा। कितना राइज होगा? तो आंसर है उसकी कोई लिमिट नहीं। क्यों? ये दोनों तो बाहर हैं, ये दोनों गर्म नहीं हो रहे हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। मैग्नेटिक फील्ड को इसके टेम्परेचर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो चेंज होता ही रहेगा। एडी करंट इलेक्ट्रॉन से बनती है, कोई भी टेम्परेचर और इलेक्ट्रॉन तो होंगे उसमें, वो एडी करंट बनाते रहेंगे और हीट प्रोड्यूस होती रहेगी। और ये पूरा ये अर्थ का बना हुआ है, मिट्टी का बना हुआ है, ये वैसे भी नहीं पिघलता। तो ये गर्म होते जाता है एंड इट कैन गो अप टू 3000 4000 डिग्री। इतना गर्म होता है कि ये मेटल पूरा पिघल जाता है, पिघल के उबलने भी लगता है। कितना हीट इसको किया जा सकता है, जो कि और किसी भी तरीके से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाकी सब तरीके एक्सटर्नल होते हैं। और एक्सटर्नल तरीके में क्या होता है, जो सोर्स का टेम्परेचर है उससे ज्यादा गर्म हम किसी चीज को नहीं कर सकते, और हमारे सोर्स का टेम्परेचर इतना गर्म नहीं होता है। तो इसलिए जब इतने गर्म करने की जरूरत होती है, मेटल को पिघलाना है, तो हम क्या यूज करते हैं? इंडक्शन फर्नेस। पहले स्टील प्लांट में इंडक्शन फर्नेसेस लगी हुई है, क्योंकि स्टील के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर चाहिए। ठीक है, तो कोल ब्लास्ट की भी फर्नेसेस हैं कोयले के कारण, और जब प्योरीफाई करना होता है तो इंडक्शन फर्नेसेस भी लगी है। तो इंडिया में अभी ज्यादा मैन्युफैक्चर नहीं होती, मोस्टली इंपोर्ट होती है, बट दिस इज द फिनोमेना इन विच एडी करंट इज यूज्ड। हमारा इतना ही कंसर्न है that with help of eddy current we can create any temperature. So this is induction furnace. Next is induction motor. इंडक्शन फर्नेस लिखना चाहते हैं? नोट करिए। देखिए, इंडक्शन मोटर क्या होता है। मोटर का जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है, इसको मैं ब्रीफ में बताऊंगा, अदरवाइज इट्स अ वेरी लार्ज चैप्टर। मोटर के कंस्ट्रक्शन में हम एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं। दो कॉइल हमने ऐसी रखी है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। उसके बाद फेस चेंज होके इधर की दो कॉइल है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर इधर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। ये जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ऐसे रोटेट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर बीच में हम एक कॉइल रखते हैं, उस कॉइल पर टॉर्क लगेगा। क्यों टॉर्क लगेगा? बिकॉज करंट इज फ्लोइंग इन द कॉइल। एक करंट कैरिंग कॉइल एक्सपीरियंस टॉर्क व्हेन इट इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। और टॉर्क एक्सपीरियंस करके वो किस कंडीशन में आना चाहती है। अगर ये डायरेक्शन है, मान लीजिए इसकी मैग्नेटिक फील्ड की, तो कॉइल किस डायरेक्शन में रुकती है? कैन एनीबडी आंसर? डायरेक्शन ऑफ कॉइल इन इक्विलिब्रियम अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड या परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, किधर होती है? ओके
टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? आप लोग कोई फॉर्मूला याद नहीं करते? M क्रॉस P, क्या? ए बी साइन थीटा, A क्रॉस B, ठीक है? इट इज M क्रॉस P, M B साइन थीटा। अच्छा, M B साइन थीटा अगर टॉर्क होता है तो थीटा जब 0 होगा तो टॉर्क भी 0, और थीटा कब 0 होगा? जब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी उस समय उसका एरिया वेक्टर कितना एंगल बनाएगा? 90। ओके, ये कॉइल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, अभी कितना एंगल बन रहा है? एरिया वेक्टर ये 90, तो अभी टॉर्क मैक्सिमम है। अब टॉर्क कितना? 0। तो अगर हमने एक कॉइल को ऐसे रखा तो ये क्या करेगी? ऐसे हो जाएगी। जैसे ही ये ऐसे होगी, हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर दिया, अब ये ऐसे हो जाएगी। जैसे ही ऐसे होती है हम मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर देते तो ये फिर घूम जाएगी। हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते रहते हैं, उसके कारण अंदर की कॉइल घूमती रहेगी, और वो जो अंदर की कॉइल घूमती है उसमें पावर होती है, और उस घूमने वाली चीज को यूज करके हम अपनी मशीनें बनाते हैं। कौन सी मशीनें बनाते हैं? मिक्सी आपने देखी है? ओके, मिक्सी है, हेयर ड्रायर्स है, ये सब मशीनों में ये करंट कैरिंग कॉइल एक दूसरी कॉइल के अंदर घूमती है, और वो कॉइल क्या बनाती है? रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बनाना बहुत आसान होता है। अल्टरनेटिंग करंट लगाते हैं तो करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। और अंदर जो कॉइल बनाते हैं उसमें भी हम करंट देते हैं, करंट कैरिंग कॉइल। लेकिन उसमें जब हम करंट देते हैं उसके लिए हम एक कम्यूटेटर यूज करते हैं। वो कम्यूटेटर घूमता रहता है और बाहर से उसको करंट ऐसे देते रहते हैं। यहाँ पर स्पार्क भी होता है, ये स्पार्क आपको कभी कभी दिखता नहीं है, मिक्सी के अंदर या हेयर ड्रायर के अंदर कहीं कहीं दिखता है, ऐसा जोर से घूमता रहता है। ये जो कम्यूटेटर, उसके साथ में कॉन्टैक्ट ब्रेकर्स लगे रहते हैं, इसके कारण इसमें बहुत मेंटेनेंस की प्रॉब्लम होती है। बार बार इसके कार्बन ब्रश घिस जाते हैं और स्पार्क होता है, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा लगती है, बहुत खराब होता है और बहुत कॉस्टली भी होता है। तो इसके लिए एक और तरीका निकाला गया कि अंदर जो घूमने वाला रोटेशन वाला कॉइल है उसमें से कॉइल का सिस्टम खत्म कर दिया गया। कॉइल का सिस्टम खत्म करके उसमें हमने एक सॉफ्ट आयरन का कोर डाल दिया, सिर्फ सॉफ्ट आयरन का कोर, बस। अब मैग्नेट बनाने के लिए हमने कॉइल में करंट भेजी, एक मैग्नेटिक फ्लक्स पर अल्टरनेटिंग करंट की वैल्यू चेंज होती है, उस वैल्यू चेंज के कारण मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, और अंदर जो हमने मेटल डाला है उसमें एडी करंट पैदा होगा। अब एडी करंट क्या करती है? सारा वही इफेक्ट करती है जो नॉर्मल करंट करती थी, यानी ये भी क्या बनाएगी? ये मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। तो एक मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई कराया था और एक मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट ने बनाया जो उसके अंदर है। ये हमने ऐसा बनाया और ये मैग्नेटिक फील्ड एडी करंट के कारण बना। ओके, मान लीजिए एडी करंट ने इससे उल्टा फील्ड बनाया, ऐसे। जैसे ही इसने ऐसे फील्ड बनाया, हमने अपने अप्लाइड फील्ड को घुमा दिया, क्योंकि हमारा फील्ड कैसा है? रोटेटिंग। हमने ऐसा घुमाया तो ये मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस होने के कारण ऐसा घूमना चाहता है, क्योंकि ये अपने आप को इसके साथ अलाइन रखना चाहता है। ऐसा घूमा, तब तक हमने अपने फील्ड को ऐसा घुमा दिया तो ये भी ऐसा घूमेगा। अब ये जब ऐसा घूमना चाहता है तो कैसे घूमेगा? इसमें अगर एडी करंट ऐसे पैदा हुई है तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना, ये। अब
ये मैग्नेटिक फील्ड था, इसलिए इसके अपोजिट ये मैग्नेटिक फील्ड बना। अब हमने इसको ऐसा कर दिया। जैसे ही ऐसा किया तो इस कॉइल ने कैसा मैग्नेटिक फील्ड बनाना है, इस तरफ बनाना। क्या तरीका है कि ये इस तरफ बनाए? या तो ये इस मेटल में ऐसे करंट फ्लो कराए, इस करंट को बंद करे और ऐसा फ्लो कराए, या ऐसे घूम जाए। तो ये क्या चॉइस करती है? ऐसे घूम जाए ये, और ये पोर्शन पूरा इसका ऐसे घूम गया। फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर दिया तो ये ऐसा घूम गया। फिर यहां से हमने मैग्नेटिक फील्ड इधर किया तो ये कॉइल ऐसा घूम गया। हम मैग्नेटिक फील्ड को घुमाते जाते हैं अल्टरनेटिंग करंट और कैपेसिटर के साथ, और ये जो है उसको फॉलो करने के लिए ये घूमते जाता है। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड ये बन रहा है, इसके लिए करंट कहां से मिल रही है? हम नहीं दे रहे। ये करंट कहां से आई? एडी करंट पर। तो इस एडी करंट के कारण ये ऐसा घूमता रहता है, और इसके नीचे हम पंखा, पंप, कोई भी चीज लगा दें। तो अभी यहाँ जितने पंखे चल रहे हैं इस सब में यही मोटर है। इस मोटर में क्या होता है? अंदर का कम्यूटेटर नहीं होता। हम अंदर में कोई करंट सप्लाई नहीं करते, हम स्टेटर में सिर्फ करंट देते, जो कि नॉन मूविंग पार्ट है। इसलिए ये बहुत साइलेंटली चलता है। आपको मालूम है पंखा कितना आवाज कर रहा है और मिक्सी कितनी आवाज करती है, ये अंतर होता है। तो मिक्सी में कौन सी मोटर होती है? कम्यूटेटर वाली मोटर होती है, जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई करते हैं, तब वो घूमती है। इसके अंदर इलेक्ट्रिक हम सप्लाई नहीं करते, वो एडी करंट बनती। ठीक है, एडी करंट इंडक्शन फिनोमेना के कारण बनती है, इसलिए ऐसी सब मोटर का नाम क्या पड़ गया? इंडक्शन। तो इंडक्शन मोटर बहुत आसान हो गई। कॉइल बनाइए चार तरफ, अंदर एक लोहे का टुकड़ा डालिए, वो एक स्पेशल लोहे का टुकड़ा होता है, उसका अपना एक मैन्युफैक्चरिंग मेथड होता है, वी कॉल इट रोटर्स। पर हमको उसको करंट नहीं देनी पड़ती। वो रोटर मैग्नेटिक फ्लक्स बनने के कारण, एडी करंट्स के कारण घूमता है, दैट इज इंडक्शन। तो इस तरह से ये एडी करंट के इतने फिनोमिना होते हैं। अब एक चीज देखिए, एक कॉइल है हमारे पास, ये एक ट्यूब के ऊपर हमने ऐसी कॉइल बना दी, और इसके ऊपर यहां पर एक कैप रख दिया, ढक्कन रख दिया। यहां पर कनेक्शन किया। इसमें जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, जैसे ही स्विच ऑन करते हैं, ये ढक्कन ऊपर उड़ जाता है, ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है इसको स्विच ऑन करते ही। ऐसा क्यों होता है? ये एक्सपेरिमेंट काफी पॉपुलर है, प्रोजेक्ट में भी इसको बनाया जाता है, क्लास 10, 11, 12 में बच्चे बनाते हैं। और आप पुराने प्रोजेक्ट देखेंगे कहीं ना कहीं बना हुआ आपको मिलेगा, है डीपीएस में भी पढ़ा है, केवी में भी पढ़ा है। ओके, तो ये कैसे होता है? दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ एडी करंट। ये ऊपर मेटल का ढक्कन है। जब हम इसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं तो यहाँ एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ये पहले फ्लक्स कितना था? 0। जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसकी फ्लक्स की कुछ वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, फ्लक्स की वैल्यू आने से इसमें एडी करंट पैदा होंगे। एडी करंट एक इक्वल एंड अपोजिट फ्लक्स बनाने की कोशिश करेगी, तो वो फ्लक्स किधर डायरेक्शन में बनाएंगी? नीचे की तरफ। अगर ये ऊपर है तो ये फ्लक्स किधर बनाएंगी? नीचे। यानी अगर इसने अपना नॉर्थ पोल ऊपर बनाया तो ये अपना नॉर्थ पोल किधर बनाएगा? नीचे। और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ते जाएगी। क्यों स्ट्रेंथ बढ़ेगी? क्योंकि करंट 0 to I बढ़ रही है। अब नॉर्थ में क्या होता है? रिपल्शन। तो जैसे ही करंट बढ़ती है, दोनों की रिपल्शन की पावर बढ़ती है। अब इसको तो हमने टेबल पर ऐसे रखा हुआ है, दोनों में रिपल्शन होता है और ये हल्का होता है।
तो रिपल्शन के कारण ये ऊपर की तरफ उड़ जाता है। This is the reason. So this is an experiment which shows eddy current and its pathway. ठीक है? So this is sufficient for eddy currents. As such, eddy current is not very important for examination view, पर जगह-जगह इसका रेफरेंस हमको मिलता है। जैसे ट्रांसफार्मर क्यों गर्म होते हैं? तो आंसर है एडी करंट्स के कारण गर्म होते हैं। इंडक्शन फर्नेस में कौन सा फिनोमिना यूज होता है? एडी करंट का फिनोमिना यूज। दैट इज व्हाई इसका रेफरेंस आपको बहुत जगह मिलेगा। सो इट इज नेसेसरी टू नो व्हाट इज एडी करंट।